Hello dear students, we are your physics faculties and we welcome you to LN Digital IHL physics classes. IHL means interactive, happy and learning. Yes, LN की ताकत ही हमेशा LN की एकेडमिक्स रही है और अब हम बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर दो टीचर मिलकर एक ही टॉपिक को आपको इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे ताकि आपकी लर्निंग हैप्पीली हो सके, आपको चीजें कंफर्टेबली समझ में आ सके। Sir, let us begin with our topic that is fluid mechanics. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। और हाइड्रोस्टैटिक्स में हम जब हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फ्लूइड्स को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस व्हिच हैज एबिलिटी ऑफ फ्लो, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज आर कंसिडर्ड फ्लूइड। सर जैसा कि हमने डिफाइन किया यहाँ पर कि फ्लूइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एबिलिटी ऑफ फ्लो रखते हैं। बहुत कंफर्ट और बहुत आसान डेफिनेशन है ये। अलग अलग तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि वो सब्सटेंस जो एबिलिटी ऑफ फ्लो रखते हैं, वहीं से नाम कहीं ना कहीं फ्लूइड जनरेट हुआ है फ्लो से। तो हमने कहा लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। क्या हम थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हैं बच्चों को लिक्विड और गैसेस के अंदर? यस सर, लिक्विड एंड गैसेस में जो बेसिकली जो डिफरेंस है उसका बेस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो रिलेटिवली ज्यादा होते हैं और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि जब हम गैसेस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं, गैस की कोई अमाउंट लेकर किसी कंटेनर में रखेंगे तो गैस पूरे कंटेनर में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगी, बट ऐसा लिक्विड के साथ में नहीं है। लिक्विड का एक सर्टेन वॉल्यूम होता है और वो उससे ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते, पर दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। लिक्विड और गैसेस का अपना कोई शेप और साइज नहीं होता। एक और दोनों में डिफरेंस ये है कि लिक्विड जो है वो फ्री सरफेस क्रिएट करती है, पर गैसेस में फ्री सरफेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर आइडियल फ्लूइड्स। देखिए आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो नॉन विस्कस होते हैं, जिनके अंदर हम सरफेस टेंशन कंसीडर नहीं करेंगे, साथ ही साथ ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो हमने डेफिनेशन दी, दोस फ्लूइड्स व्हिच हैज नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड दे आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे जब हम फ्लूइड को आइडियल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है। वैसे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर के बाद जब हम बात करेंगे तो ये दोनों आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। लेकिन यहां हम डेफिनेशन की बात नहीं करने वाले, हम सीधी सीधी बात करने वाले हैं कि आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स है जिसमें हम ना तो हम विस्कोसिटी कंसिडर करेंगे ना ही हम सरफेस टेंशन कंसिडर करेंगे। इनकम्प्रेसिबल भी वो होने चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है सर? सर इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हो गया है कि हम जब फ्लूइड्स पर जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द डेंसिटी विल रिमेन द सेम। राइट। दैट मींस अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर कोई फ्लूइड फिलअप कर देते हैं और उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं किसी पिस्टन की हेल्प से, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड डेफिनेटली उसकी डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर फ्लूइड स्टैटिक्स की। जो हमारा आर्टिकल है वो हाइड्रोस्टैटिक्स है, हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक फ्लूइड्स। स्टैटिक फ्लूइड्स दैट मींस फ्लूइड एट रेस्ट। तो ये रेस्ट पे फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? हम किन किन फ्लूइड्स को रेस्ट पे कंसीडर करेंगे? सर जब हम किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो हम लोग स्टैटिक्स का मतलब ये समझ रहे हैं कि फ्लूइड का जो स्टेट है वो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। मींस अगर कंटेनर मूव भी कर रहा है तो भी फ्लूइड विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर रेस्ट में होना चाहिए, और कंटेनर अगर रेस्ट में देन वेल एंड गुड। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। दैट मींस इफ a container which is filled with the fluid is moving with uniform velocity, yes, and our observer is standing in container, we talk with respect to container। तो अगर हम कंटेनर के अंदर जाके उस फ्रेम में जाकर के फ्लूइड को देखते हैं और हमें वो रेस्ट पे नजर आता है तो हम उसको हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर ही फ्लूइड स्टडीज के अंदर ही स्टडी करने वाले हैं। राइट, ठीक है। यहां लिखा व्हाट अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं फ्लूइड स्टडीज की तो हम उसमें हर तरह के फ्लूइड्स को कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस वो जो हमारे फ्लूइड्स हैं उसमें हम ऑयल भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या वट एवर बी द टाइप ऑफ द फ्लूइड, हम हर तरह के फ्लूइड की बात करें। व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक्स वी ओनली टॉक अबाउट
वाटर दैट मीन्स जब हम वाटर को स्टडी करेंगे, जब वो रेस्ट पे होगा, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर बात करने वाले हैं। एक और चीज हम यहां क्लियर करने वाले हैं कि जैसे हमने डेफिनेशन में आपसे कहा कि लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड की बात गैसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी गैसेस को हम थर्मोडायनामिक्स में डील करने वाले हैं। जब तक हम यहां गैसेस वर्ड यूज नहीं करें, ये अंडरस्टूड होगा कि हम जब फ्लूइड वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर हम किसी लिक्विड की बात करें। राइट सर? बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं आगे कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और कई बार वो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज होंगी, काम में आएंगी। तो फिर हमें उन टॉपिक्स, उन डेफिनेशन को हमें पता होना जरूरी है। साथ ही साथ बच्चों ने कई बार प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये सब चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन एक बार हम रीमेमोराइज करवा देते हैं आपको। अब सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट हमारा है डेंसिटी। हाँ सर, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस ने कितना मास कवर किया है, वही उसकी डेंसिटी होगी। डेंसिटी कहेंगे। सही, ये बहुत छोटी क्लासेस से सभी बच्चे पढ़ते हुए आते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट जो होगी, अगर हम देखते हैं तो मास केजी में मेजर होता है और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में मेजर होता है। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी सर इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट? कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटी बच्चों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आपको डेंसिटी की वैल्यू दे दी जाती है, पर जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी वो कभी देते हैं कभी नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी क्या होती है। वाटर की डेंसिटी यहां है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम सीजीएस में 1 ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं मरकरी की डेंसिटी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम सीजीएस में 13.6 ग्राम पर सीसी रख सकते हैं। तो क्या सर यहां हम कंपैरिजन करें तो क्या मरकरी वाटर से हेवी? बिल्कुल सर। अगर हम लोग यहां पे देखें तो मरकरी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी है। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक ग्लास वाटर लें और दूसरे हाथ में अगर हम लोग एक ग्लास मरकरी लेंगे तो हमारा जो मरकरी वाला जो हाथ होगा वो इतना नीचे पहुंच चुका होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ हेवी वेट 13.6 टाइम्स ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो है हमारा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को भी हम एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं ना सर? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं जिनका मास m1 एंड m2 आपको गिवन है, डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 गिवन है, तो उनको हम एक साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो उनकी जो मिक्सचर की डेंसिटी निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? तो यह सिंपल सा फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे की वैसे हम बात कर सकते हैं सर कि क्या हम उसको टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है, यहां पे भी यूनिट वही निकल के आएगी, है ना? तो ये बहुत फंडामेंटल सा कंसेप्ट था और हमने इसकी बात कर ली कि डेंसिटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है और किसी क्या कहते हैं जो मिक्सर की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। एक टर्म यहां आ रही सर, इमिसिबल। क्या मतलब होता है इस इमिसिबल? इमिसिबल का मतलब यहां पे ये हो गया है कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो भी वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं। दैट मींस द मिक्सचर इज नॉट गेटिंग होमोजीनस, दोनों की अपनी जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग है। राइट, इसका मतलब ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स तो हो रहे हैं बट दे आर कीपिंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी। राइट। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की और वो क्या है सर? रिलेटिव डेंसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई थिंक, है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी हम क्या समझते हैं सर? सर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये हो गया, जैसा कि टर्म है हमारे पास में रिलेटिव, दैट मींस वी आर कंपेयरिंग ए डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर ले लिया। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो स्टैंडर्ड पैरामीटर लिया है वो हमने वाटर ले लिया, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बड़ी कन्वीनियंट होती है। वाटर की डेंसिटी जो है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने वाटर भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिया। यस बिल्कुल, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, या उसको हम सीजीएस में बोलेंगे तो दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब जब हम किसी और सब्सटेंस का कंपैरिजन वाटर की डेंसिटी के साथ में करेंगे तो हमें बोलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मरकरी की डेंसिटी अगर हम लोग बोलना चाहें तो वी विल से दैट मरकरी डेंसिटी इज 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर डेंसिटी। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। राइट। So in simple words, relative density is the ratio of density of a substance with respect to density of water at 4 degree centigrade. तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सिंपली हम बात कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर
क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो दो डेंसिटीज का रेशियो है, तो यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। इसमें कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है, बच्चों को कंफर्टेबली समझ में आता है। अगर दो सेम पैरामीटर्स का रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन आता है। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक वेट की। तो स्पेसिफिक वेट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? सर अभी जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी के लिए टर्म लिया है, वैसे ही स्पेसिफिक वेट भी एक कंपैरिजन है। किसी बॉडी का जो वेट है उसका वॉल्यूम के साथ में रेशियो ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डेंसिटी में मास का वॉल्यूम के साथ में तो यहाँ वेट का वॉल्यूम के साथ इस बार हमने वेट का वॉल्यूम के साथ में रेशियो ले लिया। मींस वेट ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक। तो अपन इसको लिख सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वेट अगर हम mg लिखेंगे तो mg डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मास के अंदर डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों आ रहा है। यस, तो मास को सर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जब यहाँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे तो v कैंसिल होगा, हमें क्या मिल जाएगा? रो इंटू। तो स्पेसिफिक वेट को हम रो इंटू जी से डिनोट करेंगे हमेशा। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट डेफिनेटली mg, क्योंकि वेट है तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर से एक नई डेफिनेशन हमारे पास आई है, तो हम उसकी बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे समझाएंगे सर? जैसा कि अभी हमने रिलेटिव डेंसिटी टर्म लिया था, वैसा ही बिल्कुल सिमिलर एक टर्म और है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने वहां पे बात किया था रिलेटिव डेंसिटी में, सेम टर्म यहां पे आ गया। स्पेसिफिक वेट का रेशियो किस किस का? सब्सटेंस का और वाटर के साथ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, तो हमने स्पेसिफिक वेट अभी कैलकुलेट किया था, वो रो इंटू जी निकल के आया था, है ना? तो ये रो इंटू जी है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस हमने क्या लिखा? रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज व्हाट? रो ऑफ वाटर इंटू जी। यहां हमें फिर से बात करनी पड़ेगी, हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल स्टैंडर्ड वाटर कंसिडर किया है। तो आप क्या देखेंगे यहां पर कि यहां पर आप जी को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमें जो मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज वंस अगेन रिलेटिव डेंसिटी। दैट मींस रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। हम इसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम होती है, राइट? इसका मतलब सर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में हमें रिलेटिव डेंसिटी की जगह पर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हो और मुझे क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी यूज करना होगा, तो मुझे कुछ अलग से काम नहीं करना होगा। आई कैन टेक स्पेसिफिक ग्रेविटी एज रिलेटिव। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नए आर्टिकल के ऊपर, और वो है प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म प्रेशर होगी। तो प्रेशर को आपको ठीक से समझना है, हम उसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे। देखिए, मान लो हमारे पास कोई डेल्टा ए एरिया है, और उस डेल्टा ए एरिया पे हम डेल्टा एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये तो हमने किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए अप्लाई किया। हम किसी पॉइंट की बात करें तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। अभी हम इंटेंसिटी ऑफ फोर्स को समझाने जाएंगे आपको कि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और इसको प्रेशर का दूसरा टर्म कहीं ना कहीं हम इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यूज कर लेते हैं। तो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो हम किसी एरिया के लिए डिफाइन करेंगे तो बात करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। बिल्कुल, तो ये दो डेफिनेशंस हो गई। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम फॉर्मूला वाइज इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। तो सर यहां हम बात कर रहे हैं बार बार कि यहां जैसे हमने यहां वर्ड यूज किया नॉर्मल फोर्स, ठीक है, यहां भी हम एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पर, या हमने देखा इसको डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, क्या थोड़ा सा हम और इसको सही तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टर्म लगा देते हैं तो दैट विल बी बेटर। तो एक्चुअली यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा, राइट सर? तो ये हम डेल्टा एफ जो हम ले रहे हैं, दैट डेल्टा एफ हमें सरफेस के परपेंडिकुलर कंसीडर करें, राइट सर? तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए एरिया हो गया। अब यहां सर आप समझाइए बच्चों को कि क्या मैं इसको डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं? सर देखिए, अगर हम लोग इसको लिखते हैं, मान लीजिए एफ बाई ए, या फिर हम लोग लिखना चाहें एफ अपॉन ए परपेंडिकुलर, और जैसा कि हमने लिखा है
F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय A, तो इनमें से अगर हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं किया गया है या ये क्लेरिफिकेशन नहीं है कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है कि पैरेलल लग रहा है या इंक्लाइन टू द सरफेस लग रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। पर अगर हम दूसरे में चले जाएं तो यहां पर फोर्स चाहे इंक्लाइन लग रहा है बट वी आर टेकिंग द कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। मतलब हमने यहाँ पर एरिया के कंपोनेंट ले लिए इंस्टेड ऑफ फोर्स। हाँ, हमें कंपोनेंट लेना था फोर्स का, पर हमने किसका ले लिया? एरिया का ले लिया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। तो हमें यहाँ पर किसका कंपोनेंट लेना होगा? फोर्स का कंपोनेंट लेना होगा। ये राइट मेथड, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक यूनिट्स क्या होती हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की सबसे मेन यूनिट जो अपन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए डेल्टा एफ यानी एफ को हम किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन। और यहां मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, जिसको हम 1 पास्कल भी बोलते हैं। अच्छा सर, एक बात बच्चों को ये बता देनी जरूरी होगी कि जैसे हमने इसको डेल्टा एफ परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा ए लिखा, पर कई बुक्स में कई ऑथर इसको एफ बाई ए लिख देते हैं। इसका मतलब बच्चों के लिए वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि एफ वो परपेंडिकुलर है। यस, ठीक है। अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिले कि प्रेशर एफ बाई ए है तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो जो एफ है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसी बात को हम लोग वाइस वर्सा ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी जगह पे प्रेशर दे रखा हो और उस सरफेस का एरिया दे रखा हो, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया विल नॉट गिव द फोर्स, इट विल गिव ओनली द नॉर्मल फोर्स। हाँ, राइट। एक टर्म थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सर हम, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। यस, देखिए इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या, एक सिंपल से तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है मेरे हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स फील होगा, कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी फील होगी। लेकिन अगर मैं वही फोर्स इस मार्कर के एंड से अप्लाई करता हूं 10 न्यूटन का, तो मुझे 10 न्यूटन के फोर्स को इस मार्कर के टिप से अप्लाई करने पर इंटेंसिटी ज्यादा फील होगी, ज्यादा महसूस होगी। यानी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एक तरह से प्रेशर ही है, लेकिन आपको प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हम कम कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट सर, तो इसकी कुछ कंसिक्वेंस भी होती हैं, आई थिंक हम उसकी बात कर सकते हैं कि बिल्कुल। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कैमल को अगर देखें डेजर्ट में, तो कैमल कैन वॉक इजीली in the desert as compared to the human being, as compared to we people, बट अगर हम लोग देखें तो कैमल का जो वेट है वो हमसे कहीं ज्यादा है, बट उसका जो फुट है उसका एरिया काफी ज्यादा होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो वहां पे है, वो जो प्रेशर वहां पे एक्सर्ट कर रहा है दैट इज रिलेटिवली लेसर देन व्हाट वी people will exert on the ground in the desert। इसलिए हमारे पैर तो जमीन में धंस जाएंगे वहां पे, लेकिन कैमल के नहीं। कैमल कैन इजीली एग्जैक्टली वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं स्नो शूज बनाने में भी लोग यूज करते हैं। स्नो के अंदर भी हमारा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो स्नो शूज जो होते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, तो स्नो शूज जो होते हैं उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा दिया जाता है ताकि कंफर्टेबली आप स्नो के अंदर वॉक कर सकें। क्या यही कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं अपने किचन के अंदर वेजिटेबल्स को नाइफ से कट करने में भी? हाँ सर, हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं कि नाइफ की जगह अगर हम लोग फिंगर से अगर वेजिटेबल्स को कट करने की कोशिश करेंगे तो वो कट नहीं होगी, चाहे हम उतने, क्योंकि हमारी फिंगर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। लेकिन नाइफ का जो कॉन्टेक्ट एरिया क्रॉस सेक्शन है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। हाँ। जितना उसको शार्प करोगे उतना ही वो नेग्लिजिबल होता जाएगा और गिवन फोर्स के लिए उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो इजीली इसको कट कर देता है। कई और भी एग्जांपल हम रेलवे स्लीपर्स का ले सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो बच्चों को समझ में आती है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो हम बात करते हैं आगे कि हमने यूनिट्स की बात की, यूनिट्स की हम बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। डायमेंशनल फॉर्मूला हम न्यूटन का जानते हैं, m1 l1 t-2 एंड होल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, दैट विल व्हाट l स्क्वायर या l2 हम बोल सकते हैं। उसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो मिलेगा m1 l-1 t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स और भी होती है प्रेशर की, इसकी हम 1 by 1 बात कर रहे हैं। पहली हम बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टोर, इनमें क्या रिलेशन होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो 1 atm का मतलब होता है 1.01 टू, देखिए यहां इंटरेस्टिंग 1.01325। बच्चे इसको सिंपली मेमोराइज कर सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दैट इज ओके, आपका काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी पूरी डिजिट्स आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चंस के अंदर तो डायरेक्टली 10⁵ पास्कल ही अज्यूम करके आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली, तो आप वो भी ले सकते हो। तो 1 atm की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये 1.01325 बार के बराबर भी होता है?
डेफिनेटली सर, 10 टू द पावर 5 पास्कल को हम 1 बार कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने 10 टू द पावर 5 पास्कल को बार से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। ये टॉर कहां से इंट्रोड्यूस? सर अभी हम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट हैं टॉरिसेली, उनके नाम पर ये डेफिनेशन दी गई है, ये यूनिट रखा गया 760 टॉर। यहाँ पे टॉर का मतलब होता है द प्रेशर इक्विवेलेंट टू 1 mm ऑफ Hg कॉलम। अब ये Hg कॉलम क्या है, इसको ऐसा समझते हैं कि 1 mm मरकरी की जो हाइट के कारण जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हमने टॉर डिफाइन किया है। तो यहां पे देखिए सर, 760 mm ऑफ Hg कॉलम के कारण जो प्रेशर आया उसको हमने यहां पे लिखा है। और अगर हम इस मरकरी को वाटर में रिप्लेस कर दें और वाटर के कारण प्रेशर देखेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि मरकरी 13.6 हैवी है, इसका मतलब वाटर कॉलम को हमें 13.6 टाइम्स करना होगा। और जब मैं 760 mm को 13.6 टाइम करता हूं तो दैट विल बी 10.3 mm ऑफ वाटर कॉलम। राइट। नेक्स्ट है सर रिलेशन बिटवीन द बार एंड पास्कल। अभी आपने समझा दिया है 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। तो ये यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनके कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 टॉर इज व्हाट? अभी आपने समझाया सर, 1 टॉर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। यानी कहीं पर भी हम 1 मिलीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम फिलअप कर देते हैं तो उसके बेस पे उस कॉलम के वेट की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। 1 टॉर। राइट सर, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 760 टॉर। ये 760 टॉर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे सर, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट बिल्कुल देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे यहां से 1 टॉर की वैल्यू चाहिए तो आई विल डिवाइड दिस टर्म बाय 760, देन आई विल गेट 133। क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं सर, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 760। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 133। तो ये जो टर्म है वो यहां से आया है सर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर, और वो है टाइप्स ऑफ द प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो आप देखिए यहां पर इन अवर डे टू डे एक्टिविटी वी कॉमनली एनकाउंटर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द प्रेशर। पहला क्या है सर? पहला प्रेशर है जिसके हम कॉमनली बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। तीसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है इसकी हम अभी बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है गेज प्रेशर, तीसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी हम जब किसी फ्लूइड कॉलम की वजह से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशन होता है इसको हम सिंपली डिराइव करने वाले हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट डेप्थ h। तो देखिए यहां पर क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये कंटेनर में जब फ्लूइड नहीं भरा हुआ था जी, अभी फिलहाल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ फ्लूइड कॉलम की वजह से, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट डेप्थ h। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इस फ्लूइड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जब ये फ्लूइड नहीं था इस कंटेनर के अंदर तो इसके बॉटम पे कोई प्रेशर नहीं था। अब जब मैंने h हाइट तक फ्लूइड फिलअप कर दिया है तो डेफिनेटली इस पूरे के पूरे फ्लूइड के वेट की वजह से बॉटम पर फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वहां कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सपोज मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मान लेता हूं कि ये हमारे पास जो कंटेनर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए मान लिया। यस सर। ठीक है सर, तो आप मुझे बताइए कितना वॉल्यूम फ्लूइड का इसके अंदर फिलअप है? डेफिनेटली एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वो कितना होगा सर? दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फील्ड इनटू द कंटेनर। अगर इसकी डेंसिटी हम रो कंसीडर कर लें सर, जी सर, तो कितना मास इसके अंदर भरा हुआ है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो हो जाएगा। राइट, तो ये तो हो गया मास। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि इस पूरे मास की वजह से बॉटम सरफेस पर कितना वेट के थ्रू फोर्स लग रहा होगा, तो ये बना मास मल्टीप्लाइड बाय जी विल गिव्स व्हाट? वेट ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज एक्सर्टेड फोर्स ऑन द बॉटम कंटेनर, बॉटम ऑफ द कंटेनर। राइट, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये फोर्स जो है वेट की फॉर्म में इस बॉटम पर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगा, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगा, तो क्या मैं वहां प्रेशर डिफाइन कर सकता हूं इस फ्लूइड कॉलम की वजह से? एंड दैट प्रेशर इज व्हाट? P इक्वल टू दैट वेट होल डिवाइडेड बाय व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा सर? रो जी एच।
क्या हम इसी प्रेशर को गॉज प्रेशर नाम से जानते हैं? बिल्कुल सर, दिस इज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली फ्लूइड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कहीं पे भी, वो गेज प्रेशर होता है। तो हम इसको डायरेक्टली बात कर सकते हैं, P गेज इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच। तो ये तो सर मैंने इसके बॉटम सरफेस पे कैलकुलेट किया जी। क्या ये मैं आपसे जानना चाहूं कि यहां से फ्री सरफेस से y बिलो, ये y, यहां कोई मैं पॉइंट कंसिडर कर लूं और अगर उस पॉइंट पे मैं यहां पॉइंट कंसिडर करने के बाद यहां प्रेशर लिखना चाहूं तो क्या प्रेशर होगा सर? वो सर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं दैट प्रेशर विल बी रो जी वाई। राइट सर, तो हम इसको रो जी वाई के बोल लिख सकते सकते हैं। जी। हैं। अब आप एक बात करें यहां पर कि देखिए अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं किया है। मान ले एटमॉस्फेयर है, जो एक्चुअली होता है, तो क्या एटमॉस्फेयर की वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा या प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो पी नोड होगा? डेफिनेटली सर प्रेशर वेक्टर है या स्केलर? सर प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर कहीं पर हम अलग अलग तरह से प्रेशर को ऐड करना चाहें तो उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, राइट? बिल्कुल सर। तो यहां पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट कंसिडर कर लूं सर, तो यहां प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहां से नीचे जाने पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना मिलेगा? पी नॉट प्लस रो रो जी जी वाई, वाई, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं सर दैट इज अवर एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी वाई, रो जी वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर मिला, यानी सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज व्हाट? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पे जो क्लियर हो जाती है, वो क्या कि देखिए अगर मान लो ये इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो ये कंफर्टेबली कंपेयर हो जाती है। उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर मैं इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यस, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं y एक्सिस पे प्रेशर कंसिडर कर लूं और x एक्सिस पे हम डेप्थ या हाइट जो भी हम बोल रहे हैं, Definitely, अगर हम फ्री सरफेस से नीचे चलेंगे तो डेप्थ बोलेंगे, अंदर वाले पॉइंट्स ऊपर चलेंगे तो हम उसको हाइट बोलेंगे, राइट? तो अगर इसमें इस एक्सिस पर मैंने प्रेशर कंसिडर कर लिया और इस एक्सिस पर मैंने एच कंसिडर कर लिया जिसको मैं डेप्थ बोल रहा हूं, तो ये जो रिलेशन है हमारा, वहां से हम बात कर सकते हैं कि देखिए जब हम एच की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। तो जब हम एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे सर, एच की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें प्रेशर कितना मिलेगा? P नॉट। तो मान लो जब एच 0 था तो प्रेशर क्या है? P नॉट। यहां मैंने P नॉट लिख दिया, राइट जी। उसके बाद अगर मैं एच को लीनियरली इंक्रीज करता हूं जी, तो डेफिनेटली यहां से ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल, विद द कांस्टेंट स्लोप। वो स्लोप कितना आ रहा है सर वहां पर? दैट इज द रो इनटू जी, उसको हम लोग टेन थीटा से यहाँ पे डिफाइन थीटा से। तो यहां पर हम ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा कंसिडर कर लूं तो टेन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली? रो इनटू जी। टेन थीटा इज इक्वल टू रो इनटू जी, जो कि कांस्टेंट पैरामीटर है, राइट? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फ्लूइड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको अपन बोलते हैं गेज प्रेशर। और किसी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम बात करें किसी टैंक के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और वहां पर मैं बेस पे एक फ्री सरफेस से बिलो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिफाइन करना चाहूं और अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना चाहूं तो वो P नॉट प्लस रो जी एच के थ्रू लिखूंगा। यस, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि गॉज प्रेशर क्या होता है।